अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 200 साल बाद इंसान पृथ्वी छोड़कर दूसरे सितारों की ओर यात्रा करेगा, तो शायद आप विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उस यात्रा पर निकले लोगों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि वे जीवित वापस लौट पाएंगे या नहीं, और अगर मैं ये कहूं कि उस यात्रा के दौरान उन्हें एक ऐसा रहस्यमय संकेत मिला जो किसी इंसान ने नहीं भेजा था, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अल्फा सेंचुरी की इस खतरनाक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, ये आपकी कल्पना से भी परे है। इसलिए डेंस साइकोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी सफर का कोई भी भाग मिस न करें। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो पृथ्वी से लाखों नहीं, अरबों किलोमीटर दूर जा रहा है। आपकी खिड़की के बाहर केवल अंधकार है, न कोई ग्रह, न कोई तारा, न कोई आवाज, केवल एक अंतहीन, ठंडा और डरावना ब्रह्मांड। और तभी आपके कंप्यूटर पर एक संदेश दिखाई देता है, हम तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन ये संदेश भेजा किसने? यही है मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक यात्रा की कहानी। एक ऐसी यात्रा जिसने मानवता की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। स्वागत है द टेरिफाइंग जर्नी टू अल्फा सेंचुरी में। अध्याय 1, मानवता का सबसे बड़ा सपना। सदियों से इंसान आसमान की ओर देखता आया था। प्राचीन सभ्यताओं ने तारों को देवता माना, नाविकों ने उन्हें रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल किया, वैज्ञानिकों ने उन्हें समझने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब भी लोग रात के अंधेरे में आसमान देखते, उन्हें अनगिनत तारे दिखाई देते। हर तारा शायद एक सूर्य था, और हर सूर्य के चारों ओर शायद ग्रह घूम रहे थे। उन ग्रहों पर शायद महासागर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, और शायद जीवन भी हो। लेकिन समस्या ये थी कि ये तारे इतने दूर थे कि वहां पहुंचना लगभग असंभव लगता था। पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा, वैज्ञानिकों का ध्यान एक विशेष तारातंत्र पर गया, अल्फा सेंचुरी सिस्टम। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारातंत्र था, लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर। सुनने में 4.2 एक छोटी संख्या लगती है, लेकिन वास्तव में यह दूरी इतनी विशाल है कि प्रकाश को भी वहां से पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल से अधिक समय लगता है। यदि कोई कार लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रहे तो उसे वहां पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। यानी ये दूरी मानव कल्पना से भी परे थी। फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। तकनीक का नया युग। 22वीं सदी के अंत तक विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि के बराबर पहुंच चुकी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन चुका था। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर स्थायी कॉलोनियां बन चुकी थी। मनुष्य अब केवल पृथ्वी का प्राणी नहीं रहा था, वो एक अंतर्ग्रहीय सभ्यता बन चुका था। लेकिन मानवता की महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ी थी। अब लक्ष्य था सितारों तक पहुंचना। प्रोजेक्ट सेंचुरी। साल 2190 में दुनिया की सभी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ आई। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, प्रोजेक्ट सेंचुरी। इस मिशन का उद्देश्य था मानव इतिहास में पहली बार किसी दूसरे तारातंत्र तक पहुंचना। यह मिशन इतना महंगा था कि इसके लिए पूरी दुनिया के संसाधन लगाए गए। हजारों वैज्ञानिकों ने दशकों तक काम किया, लाखों इंजीनियरों ने नई तकनीक विकसित की, और अंत में वह दिन आया जब मानवता ने अपना सबसे महान अंतरिक्ष यान बनाया, एस्ट्रासाट। उसका नाम था एस्ट्रासाट। यह कोई साधारण यान नहीं था, ये एक चलता फिरता अंतरिक्ष शहर था, लगभग 3 किलोमीटर लंबा, हजारों टन वजनी। इसके अंदर रहने के लिए विशाल मॉड्यूल थे, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण था, हाइड्रोपोनिक खेत थे जहां भोजन उगाया जा सकता था, चिकित्सा केंद्र थे, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी, और सबसे महत्वपूर्ण एक अत्यधिक उन्नत एआई प्रणाली जिसका नाम था ओरियन। ओरियन जहाज का मस्तिष्क था। वो हर सेकंड अरबों गणनाएं कर सकता था। जहाज की हर प्रणाली उसी के नियंत्रण में थी। चुने गए 12 लोग, दुनिया भर से लगभग 5 करोड़ लोगों ने
इस मिशन के लिए आवेदन किया। हर कोई इतिहास का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अंत में केवल 12 लोगों को चुना गया। इन 12 लोगों को केवल उनकी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं चुना गया था। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वे मानसिक रूप से सबसे मजबूत थे। उन्हें पता था ये यात्रा शायद एक तरफा हो, वे शायद कभी अपने घर वापस न लौट सके। फिर भी उन्होंने हाँ कहा, क्योंकि वे जानते थे कि वे केवल अपने लिए नहीं जा रहे थे, वे पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आखिरी रात, लॉन्च से एक रात पहले सभी क्रू सदस्य पृथ्वी पर अपने परिवारों के साथ थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ आखिरी बार अपने बच्चों को गले लगा रहे थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगली मुलाकात होगी भी या नहीं। कप्तान आरव देर रात समुद्र किनारे खड़े थे। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें अल्फा सेंचुरी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानते थे कल से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लॉन्च का दिन 15 जुलाई 2201। पूरी पृथ्वी पर उत्सव जैसा माहौल था। अरबों लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही एस्ट्रा 7 लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ, लोगों को महसूस हुआ कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के गवाह हैं। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 विशाल इंजन सक्रिय हुए। 7, 6, 5 धरती कांपने लगी। 4, 3, 2, 1 लॉन्च। एक भीषण गर्जना के साथ एस्ट्रा 7 आसमान में उठ गया। कुछ ही मिनटों में वो बादलों से ऊपर पहुंच गया, फिर पृथ्वी की कक्षा में, और फिर पृथ्वी से दूर, बहुत दूर, अंधेरे की शुरुआत। कुछ दिनों बाद पृथ्वी केवल एक चमकता हुआ नीला बिंदु बन चुकी थी। क्रू खिड़की से बाहर देखते और सोचते, वही कहीं उनका घर है, उनका अतीत है, उनका पूरा जीवन है, लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते थे। उनके सामने केवल भविष्य था, और वो भविष्य अज्ञात था। पहला संकेत। यात्रा के 7वें दिन ओरियन ने कुछ अजीब दर्ज किया, एक कमजोर रेडियो सिग्नल। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे सामान्य अंतरिक्षीय शोर समझा, लेकिन ओरियन ने उसे अलग से संग्रहित कर लिया। सिग्नल बार बार दोहराया जा रहा था, बहुत धीमा, बहुत कमजोर, लेकिन मौजूद था। वैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण शुरू किया। घंटों बीत गए, फिर अचानक ओरियन ने रिपोर्ट दी, सिग्नल में एक पैटर्न मौजूद है। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्राकृतिक रेडियो तरंगों में ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब था या तो ये कोई अज्ञात प्राकृतिक घटना थी, या फिर किसी बुद्धिमान स्रोत से आया संदेश। जहाज के बाहर अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ अंधेरा था। अंदर वैज्ञानिक स्क्रीन पर चमकती संख्याओं को घूर रहे थे। ओरियन लगातार सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। और फिर रात 2:17 पर स्क्रीन पर पहली बार कुछ शब्द दिखाई दिए, ऐसे शब्द जिन्हें देखकर कप्तान आरव की सांसें थम गई, क्योंकि वो संदेश किसी ज्ञात मानव भाषा में नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, वो संदेश उनके लिए ही भेजा गया था। पृथ्वी अब सिर्फ एक बिंदु थी। लॉन्च को कई दिन बीत चुके थे। एस्ट्रा 7 लगातार अपनी निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहा था। जहाज के विशाल ऑब्जर्वेशन डेक पर खड़े होकर कप्तान आरव बाहर देख रहे थे। सामने खिड़की के पार वही दृश्य था जो हर अंतरिक्ष यात्री कभी न कभी देखता है, अनंत अंधकार। लेकिन आज कुछ अलग था। आज पृथ्वी दिखाई दे रही थी, मगर वैसी नहीं जैसी कभी दिखती थी। अब वो नीले महासागरों और सफेद बादलों वाला विशाल ग्रह नहीं रही थी। वो केवल एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु बन चुकी थी, इतना छोटा कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो पहचान भी न पाए। आरव ने धीरे से कहा, वो हमारा घर है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सभी जानते थे कि वह दृश्य शायद आखिरी बार देख रहे हैं। आखिरी वीडियो संदेश। जहाज में मौजूद हर सदस्य को अपने परिवार के लिए एक अंतिम रिकॉर्डेड संदेश भेजने की अनुमति दी गई थी। डॉक्टर अनाया अपने केबिन में बैठी थी। उनके सामने कैमरा चालू था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली। मां, अगर आप ये संदेश देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अब बहुत दूर जा चुकी हूं। उनकी आंखों में आंसू भर आए।
मैं नहीं जानती कि मैं कभी वापस आऊंगी या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जाने कि मैंने ये फैसला डर की वजह से नहीं, बल्कि उम्मीद की वजह से लिया है। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, लेकिन पूरे जहाज में ऐसा ही माहौल था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग खुद को काम में व्यस्त रख रहे थे। अंतरिक्ष का असली डर। पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष रोमांचक लगता है, लेकिन जब आप वास्तव में अंतरिक्ष में होते हैं तो वो डरावना बन जाता है। यहां हवा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई मौसम नहीं था, कोई सूर्योदय नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि कभी कभी लोगों को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती थी। और धीरे धीरे यही सन्नाटा उनके दिमाग पर असर डालने लगा। ओरियन की पहली चेतावनी। रात के समय जहाज के सभी सदस्य अपने अपने केबिन में थे। तभी पूरे जहाज में एक आवाज गूंजी, अटेंशन क्रू, अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्टेड। सभी लोग तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़े। स्क्रीन पर अजीब तरंगे दिखाई दे रही थी। ओरियन ने बताया, सिग्नल पिछले 48 घंटों से लगातार प्राप्त हो रहा है। स्रोत? आरव ने पूछा। कुछ सेकंड तक कंप्यूटर चुप रहा, फिर जवाब आया, अननोन। कमरे में सन्नाटा छा गया, एक असंभव पैटर्न। वैज्ञानिकों ने सिग्नल का विश्लेषण शुरू किया। पहले उन्हें लगा कि ये किसी पल्सर या क्वासर की रेडियो तरंगे होंगी, लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आया, सबके चेहरे बदलने लगे। सिग्नल में दोहराव था, फिर गणितीय अनुक्रम दिखाई दिए, फिर एक और पैटर्न, फिर एक और। ये सामान्य नहीं था, प्राकृतिक नहीं था, मानो कोई जानबूझकर सूचना भेज रहा हो। जहाज में फैलता डर। क्रू के कुछ सदस्यों को लगने लगा कि शायद वे किसी अज्ञात सभ्यता का संदेश सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, ये असंभव है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि सिग्नल लगातार मजबूत हो रहा था। और सबसे अजीब बात, जैसे जैसे एस्ट्रा 7 आगे बढ़ रहा था, सिग्नल भी उसके साथ साथ बदल रहा था, मानो उसे जहाज की स्थिति का पता हो। पहली अनहोनी यात्रा के 16वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिशन को हिला दिया। जहाज की बाहरी कैमरा प्रणाली अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई, फिर अपने आप चालू हो गई। ओरियन ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उन 7 सेकंडों में कुछ दिखाई दिया। एक छाया, एक काली आकृति जो जहाज के बाहर कुछ क्षणों के लिए मौजूद थी, फिर गायब हो गई। कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिकों ने फुटेज को बार बार देखा, जूम किया, विश्लेषण किया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। वो कोई उल्कापिंड नहीं था, कोई ज्ञात अंतरिक्षीय वस्तु नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, जहाज के सेंसरों ने उसकी मौजूदगी दर्ज ही नहीं की थी, जैसे वो चीज वहां थी ही नहीं, लेकिन कैमरे ने उसे देखा था। उस रात कोई नहीं सो पाया। कप्तान आरव अकेले कंट्रोल डेक पर बैठे थे। बाहर केवल अंधेरा था। अचानक ओरियन की स्क्रीन चमकी, एक नया संदेश दिखाई दिया, सिग्नल डीकोड प्रोग्रेस 2%। फिर स्क्रीन पर कुछ प्रतीक उभरे। कुछ सेकंड बाद वे अपने आप एक वाक्य में बदल गए। आरव की आंखें फैल गई, क्योंकि उस संदेश का अनुवाद था, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। और सबसे डरावनी बात, ये संदेश पृथ्वी से नहीं आया था। मानव इतिहास में हजारों अंतरिक्ष यात्राएं हुई थी। इंसान चंद्रमा तक गया, मंगल ग्रह तक पहुंचा, सौर मंडल के लगभग हर ग्रह का अध्ययन किया, लेकिन एक सीमा ऐसी थी जिसे कभी कोई इंसान पार नहीं कर पाया था। एक अदृश्य सीमा जिसके आगे केवल अज्ञात था। न कोई नक्शा, न कोई सहायता, न कोई बचाव। और अब एस्ट्रा 7 उस सीमा को पार करने वाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वे सौर मंडल के बाहर कदम रखेंगे, कुछ उनकी ओर देखना शुरू कर देगा। संदेश जिसने सबको डरा दिया, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। यह संदेश कंट्रोल स्क्रीन पर अभी भी चमक रहा था। कमांड रूम में मौजूद हर व्यक्ति उसे घूर रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी एक ही बात सोच रहे थे, अगर यह संदेश पृथ्वी से नहीं आया तो फिर आया कहां से और भेजा किसने? वैज्ञानिकों ने तुरंत पूरे सिग्नल का विश्लेषण शुरू कर दिया। ओरियन लगातार गणनाएं कर रहा था।
सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर अपनी पूरी क्षमता पर चल रहे थे, लेकिन हर बार परिणाम एक जैसा आता। सोर्स अननोन। क्या कोई हमारी यात्रा को ट्रैक कर रहा है? एक इंजीनियर ने पूछा। ये असंभव है, अनाया ने जवाब दिया। पृथ्वी के अलावा कोई सभ्यता हमारे मिशन के बारे में नहीं जान सकती। लेकिन वो खुद भी अपने शब्दों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। हेलियोपॉज की ओर यात्रा के कई महीने बीत चुके थे। अब एस्ट्रा 7 सौर मंडल की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहा था। ये वो क्षेत्र था जहां सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसे कहते हैं हीलियोपॉज। ये एक तरह की अदृश्य सीमा थी। इसके अंदर सूर्य की सौर हवाएं प्रभावी थी। इसके बाहर शुरू होता था इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच का वास्तविक अंतरिक्ष। ओरियन ने घोषणा की, हीलियोपॉज क्रॉसिंग इन 12 आवर्स। जहाज में उत्साह होना चाहिए था। आखिरकार वे मानव इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे। लेकिन उत्साह की जगह एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। कैमरों में दिखती परछाइयां, जहाज के बाहरी कैमरे समय समय पर अजीब आकृतियां रिकॉर्ड कर रहे थे। वे केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। सेंसर उन्हें नहीं पहचानते थे, रडार उन्हें नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन कैमरे उन्हें बार बार देख रहे थे। एक दिन वैज्ञानिकों ने सभी फुटेज को एक साथ जोड़ा। परिणाम देखकर सभी चौंक गए। वो एक ही वस्तु थी जो कई महीनों से एस्ट्रा 7 का पीछा कर रही थी। ये कैसे संभव है? कप्तान आरव ने पूछा। अगर ये कोई वस्तु है तो सेंसर इसे क्यों नहीं देख रहे? किसी के पास जवाब नहीं था। सीमा के उस पार आखिर वो क्षण आ गया। ओरियन ने घोषणा की, हीलियोपॉज क्रॉसिंग इनिशिएटेड। पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया। बाहर देखने पर कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी सभी जानते थे ये मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। कुछ मिनट बाद ओरियन बोला, क्रॉसिंग कंप्लीट। मानवता पहली बार सौर मंडल से बाहर निकल चुकी थी। अब वे वास्तव में तारों के बीच यात्रा कर रहे थे। और तभी जहाज की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाई, फिर बंद हो गई। पूरा एस्ट्रा 7 अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आपातकालीन लाल रोशनी जल रही थी। क्या हुआ? आरव चिल्लाए। ओरियन ने जवाब दिया, अननोन एनर्जी सर्ज डिटेक्टेड। स्रोत अननोन। फिर जहाज अचानक हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। अलार्म बजने लगे, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। अंधेरे में कुछ था। बाहरी कैमरे चालू किए गए। स्क्रीन पर केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर कुछ हिला, बहुत दूर, कालेपन के बीच। वो कोई ग्रह नहीं था, कोई तारा नहीं था, कोई धूमकेतु नहीं था। वो कुछ और था, कुछ विशाल, इतना विशाल कि उसकी पूरी आकृति कैमरे में नहीं आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए उसकी सतह पर हल्की चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी धातु की संरचना पर रोशनी पड़ रही हो। अनाया की आवाज कांपने लगी। यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। ओरियन का डरावना निष्कर्ष। ओरियन ने उस वस्तु का विश्लेषण शुरू किया। कई मिनट तक पूरा जहाज इंतजार करता रहा। फिर रिपोर्ट आई, ऑब्जेक्ट साइज एस्टिमेशन, एरर रिकैलकुलेटिंग, एरर रिकैलकुलेटिंग। कंप्यूटर बार बार विफल हो रहा था। आखिरकार परिणाम सामने आया, एस्टिमेटेड लेंथ ओवर 300 किलोमीटर्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। 300 किलोमीटर। कोई प्राकृतिक वस्तु इतनी नियमित आकृति की नहीं हो सकती थी। यदि वो कृत्रिम थी तो उसे किसी ने बनाया था, और अगर किसी ने बनाया था तो वे इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे। पहली बार भय। अब तक ये मिशन विज्ञान था, खोज थी, उम्मीद थी, लेकिन पहली बार डर पैदा हुआ। वास्तविक डर, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वहां कोई है या नहीं। सवाल यह था, अगर वहां कोई है तो क्या वह जानता है कि हम यहां हैं? जहाज के अंदर उसी रात अधिकांश क्रू सो नहीं सके। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग डेटा का अध्ययन कर रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। और तभी ओरियन ने फिर चेतावनी दी, इनकमिंग ट्रांसमिशन डिटेक्टेड। कमांड रूम में सभी दौड़ पड़े। स्क्रीन चमकी। ये वही स्रोत था, वही रहस्यमय स्रोत।
लेकिन इस बार संदेश पहले से अलग था। स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरे, तुम सीमा पार कर चुके हो। कुछ सेकंड बाद दूसरा वाक्य आया, अब हम तुम्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और उसी क्षण जहाज के सभी कैमरों ने एक साथ उस विशाल वस्तु को रिकॉर्ड किया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। क्या होगा अगर एक दिन आपका जीपीएस, इंटरनेट, रेडियो सब कुछ बंद हो जाए? आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां कोई नक्शा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मदद नहीं है, और आपको यह भी न पता हो कि आपके आसपास क्या छिपा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी पर नहीं हैं, आप लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में हैं। आपके चारों ओर केवल अंधकार है, और तभी आपको पता चलता है कि कुछ विशाल और अज्ञात चीज आपका पीछा कर रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि वह चीज आपको आपसे पहले जानती है, और वो आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। संदेश जिसने सबको डरा दिया, अब हम तुम्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये शब्द अभी भी एस्ट्रा 7 की मुख्य स्क्रीन पर चमक रहे थे। कमांड डेक पर सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, कौन उन्हें देख रहा था और कैसे? कप्तान आरव ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, ओरियन, पूरे जहाज के सेंसर सक्रिय करो। कमांड एक्सेप्टेड। तुरंत जहाज के हजारों सेंसर एक साथ सक्रिय हो गए। रडार, थर्मल स्कैनर, गामा रे डिटेक्टर, क्वांटम स्कैनर, सब कुछ। लेकिन परिणाम एक जैसा था। कोई ज्ञात वस्तु नहीं मिली, लेकिन कैमरे कुछ और कह रहे थे। विशाल छाया। जहाज के बाहरी कैमरों ने फिर उस वस्तु को रिकॉर्ड किया, इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। वो कोई ग्रह नहीं थी, कोई क्षुद्र ग्रह नहीं थी, कोई धूमकेतु नहीं था। उसकी आकृति अस्वाभाविक थी, मानो किसी ने उसे बनाया हो। वो अंतरिक्ष में स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे एस्ट्रा 7 की दिशा में बढ़ रही थी। अनाया ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। इसकी सतह को देखो। वस्तु की सतह पर लाखों छोटे छोटे चमकते बिंदु दिखाई दे रहे थे, मानो किसी शहर की रोशनियां हों। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि वो वस्तु लगभग 300 किलोमीटर लंबी थी। अगर वो वास्तव में एक कृत्रिम संरचना थी, तो उसे बनाने वाली सभ्यता मानवता से हजारों नहीं, लाखों वर्ष आगे हो सकती थी। संपर्क टूटने लगा। उसी समय पृथ्वी से आने वाले सिग्नल कमजोर होने लगे। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा ये सामान्य देरी होगी, लेकिन फिर संचार प्रणाली में अजीब शोर सुनाई देने लगा। क्ररर, शश शश, टक टक, और फिर अचानक स्पीकर से एक आवाज सुनाई दी, मत आओ। सभी लोग जम गए। आवाज केवल 1 सेकंड के लिए आई थी, लेकिन हर किसी ने उसे सुना था। क्या यह पृथ्वी से था? आरव ने पूछा। ओरियन ने जवाब दिया, नेगेटिव। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। जहाज के अंदर अजीब घटनाएं, अगले कुछ दिनों में घटनाएं और विचित्र होने लगी। कुछ क्रू सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने गलियारों में किसी को चलते देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने अपने केबिन में आवाजें सुनी। कुछ लोगों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। एक इंजीनियर ने बताया कि उसने रात में एक महिला को जहाज के मेडिकल सेक्शन में खड़ा देखा। जब वो पास गया, वहां कोई नहीं था। सभी इसे तनाव का प्रभाव मान रहे थे, लेकिन घटनाएं बढ़ती जा रही थी। ओरियन का रहस्य। एक रात अनाया अकेले डेटा की जांच कर रही थी, तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। ओरियन के लॉग्स में कुछ अतिरिक्त रिकॉर्ड मौजूद थे, ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया था। लॉग में बार बार एक ही वाक्य लिखा हुआ था, दे आर ऑलरेडी हियर। वे पहले से ही यहां हैं। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत आरव को बुलाया। जब दोनों ने लॉग देखा, वो संदेश गायब हो चुका था, मानो वो कभी था ही नहीं। अंतरिक्ष का सबसे डरावना सन्नाटा। जैसे जैसे एस्ट्रा 7 आगे बढ़ रहा था, आसपास के तारे कम दिखाई देने लगे। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद उनके चारों ओर का दृश्य बदल चुका था। अब बाहर देखने पर ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड खाली हो। कोई ग्रह नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ अंधेरा,
इतना गहरा अंधेरा कि कुछ लोगों को डर लगने लगा कि वे किसी शून्य में गिर रहे हैं। और तभी ओरियन ने एक नई चेतावनी जारी की। वार्निंग, अननोन ग्रेविटेशनल अनोमली डिटेक्टेड। गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। जहाज अचानक हिलने लगा। कुछ सेकंड के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बंद हो गया। लोग हवा में तैरने लगे। उपकरण दीवारों से टकराने लगे। फिर अचानक सब सामान्य हो गया। लेकिन एक समस्या थी। एस्ट्रा 7 अपनी निर्धारित दिशा में नहीं जा रहा था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग बदल दिया था। ओरियन ने नई गणना प्रस्तुत की। करंट ट्रेजेक्टरी ऑल्टर्ड। किसने बदला? अननोन। पहली बार भय। अब तक सभी लोग विज्ञान पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब विज्ञान के पास जवाब नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें संदेश कौन भेज रहा है। कोई नहीं जानता था कि वो विशाल संरचना क्या है। कोई नहीं जानता था कि ओरियन के लॉग में रहस्यमयी संदेश कैसे आए। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं जानता था कि उनकी दिशा किसने बदली। अंत, उसी रात पूरे जहाज में आपातकाल घोषित कर दिया गया। सभी लोग कमांड डेक पर इकट्ठा हुए। मुख्य स्क्रीन धीरे धीरे चमकी। ओरियन ने एक नई तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर देखकर सभी की सांसें रुक गई, क्योंकि सामने केवल एक नहीं बल्कि सैकड़ों विशाल संरचनाएं थी। वे चारों तरफ मौजूद थी, मानो एस्ट्रा 7 अनजाने में किसी विशाल नेटवर्क के बीच पहुंच चुका हो। और तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ सेकंड बाद पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। क्या होगा अगर एक दिन आपको अंतरिक्ष से एक संदेश मिले, लेकिन वो संदेश किसी इंसान ने न भेजा हो? क्या होगा अगर वो संदेश करोड़ों किलोमीटर दूर से आया हो और उसमें केवल एक चेतावनी हो, वापस लौट जाओ? लेकिन अगर आप वापस नहीं लौट सकते तो? और अगर संदेश भेजने वाली चीज पहले से ही आपके आसपास मौजूद हो तो? आज एस्ट्रा 7 की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां विज्ञान और डर एक दूसरे से टकराने वाले थे। अंधेरे में जागना। पूरे जहाज में आपातकालीन लाल रोशनी जल रही थी। मुख्य ऊर्जा प्रणाली कुछ मिनट पहले अचानक बंद हो गई थी। अब केवल बैकअप सिस्टम काम कर रहे थे। एस्ट्रा 7 के विशाल गलियारों में एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज सुनने पर मजबूर कर दे। कप्तान आरव धीरे धीरे कमांड डे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये संदेश आखिर आया कहां से था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वास्तव में कोई उन्हें देख रहा था? सिग्नल का स्रोत। ओरियन लगातार उस रहस्यमयी संदेश को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। जहाज की सारी कंप्यूटिंग शक्ति उसी काम में लगी हुई थी। घंटों की गणना के बाद पहली बार एक परिणाम सामने आया। सोर्स लोकेटेड। पूरा कमांड डेक चुप हो गया। स्क्रीन पर एक बिंदु चमका। वो एस्ट्रा 7 से लगभग 2 करोड़ किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां कोई ग्रह नहीं था, कोई तारा नहीं था, कोई ज्ञात वस्तु नहीं थी, सिर्फ खाली अंतरिक्ष। ये संभव नहीं है, अनाया बुदबुदाई। लेकिन ओरियन की गणनाएं गलत नहीं हो सकती थी। सिग्नल वास्तव में वहीं से आ रहा था जहां कुछ होना ही नहीं चाहिए था। निर्णय। कप्तान आरव ने पूरी टीम की बैठक बुलाई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि उन्हें तुरंत दिशा बदल लेनी चाहिए। कुछ लोग उस सिग्नल के स्रोत तक जाना चाहते थे। बहस कई घंटों तक चली। आखिरकार निर्णय लिया गया, एस्ट्रा 7 उस स्रोत की ओर जाएगा, क्योंकि यदि मानवता सच जानना चाहती है तो उसे डर से आगे बढ़ना होगा। अजीब वस्तु। 2 दिन बाद जहाज सिग्नल के स्रोत के पास पहुंचने लगा। जैसे जैसे दूरी कम हो रही थी, सेंसर कुछ असामान्य दिखाने लगे। पहले एक छोटा बिंदु दिखाई दिया, फिर वो बड़ा होने लगा, फिर और बड़ा, और फिर सभी लोगों की सांसें थम गई। वहां वास्तव में कुछ था, एक विशाल काली वस्तु। वो अंतरिक्ष में बिना हिले डुले मौजूद थी। उसकी सतह इतनी काली थी कि वो आसपास की रोशनी को निगलती हुई प्रतीत होती थी, मानो अंतरिक्ष में एक कृत्रिम छेद बना दिया गया हो। रहस्य और गहरा होता है जब जहाज और करीब पहुंचा तो नई जानकारी सामने आई। वो वस्तु प्राकृतिक नहीं थी। उसकी सतह पर ज्यामितीय पैटर्न बने हुए थे,
बिल्कुल सीधी रेखाएं, समित आकृतियां, ऐसी संरचनाएं जो केवल बुद्धिमान निर्माण का परिणाम हो सकती थी। ये किसी सभ्यता की तकनीक है, एक वैज्ञानिक ने कहा। लेकिन किस सभ्यता की? किसी के पास जवाब नहीं था। पहली प्रतिक्रिया, अचानक वो वस्तु सक्रिय हो गई। उसकी सतह पर नीली रोशनी दौड़ने लगी। पूरा अंतरिक्ष चमक उठा। जहाज के सेंसर पागलों की तरह डेटा रिकॉर्ड करने लगे। ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ रहे थे। वार्निंग, अननोन एनर्जी फील्ड, वार्निंग, अननोन एनर्जी फील्ड। ओरियन लगातार चेतावनी दे रहा था। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वस्तु से एक ऊर्जा तरंग निकली और सीधी एस्ट्रा 7 से टकरा गई। समय रुक गया। टक्कर के अगले ही क्षण कुछ अजीब हुआ। जहाज में मौजूद हर व्यक्ति को लगा कि समय रुक गया है। घड़ियां चल रही थी, मशीनें काम कर रही थी, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। कुछ सेकंड के लिए लोगों को अपने अतीत की झलक दिखाई दी। किसी ने अपना बचपन देखा, किसी ने अपने परिवार को, किसी ने पृथ्वी को, और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज महसूस की थी। किसी ने उनके दिमाग को छुआ था। ओरियन की खोज। ऊर्जा तरंग के बाद ओरियन ने एक असंभव खोज की। वो वस्तु कोई जहाज नहीं थी, कोई स्टेशन नहीं थी, कोई हथियार नहीं थी। वो एक बीकन थी, एक संकेत स्तंभ, एक ऐसा उपकरण जो अंतरिक्ष में संदेश प्रसारित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन वो कितना पुराना था? ओरियन ने अनुमान लगाया। एस्टिमेटेड एज ओवर 3 मिलियन ईयर्स। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। 30 लाख वर्ष, जब पृथ्वी पर आधुनिक इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। तब यह संरचना पहले से मौजूद थी। संदेश खुलने लगा। ओरियन धीरे धीरे सिग्नल को डिकोड कर रहा था। अब संदेश पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। स्क्रीन पर एक एक शब्द उभरने लगे। पहला शब्द डेंजर, दूसरा शब्द दे, तीसरा शब्द कमिंग, और अंत में पूरा संदेश सामने आया। डेंजर, दे आर कमिंग, खतरा, वे आ रहे हैं। कौन आ रहा है? पूरे जहाज में डर फैल गया। ये चेतावनी किसने छोड़ी थी? और ये किसके लिए थी? क्या ये उनके लिए थी या किसी और के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वे कौन थे? अंत। उसी समय जहाज के पीछे लगे कैमरों ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों रोशनियां। बहुत दूर अंतरिक्ष में वे स्थिर नहीं थी। वे उनकी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। ओरियन ने अंतिम रिपोर्ट दी। अननोन ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड। काउंटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग। रिजल्ट 4327 ऑब्जेक्ट्स। और फिर कमांड डेक की मुख्य स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। वे जाग चुके हैं। 4327 रहस्यमयी वस्तुएं। कमांड डेक पर सन्नाटा था। ओरियन की स्क्रीन पर वही संख्या चमक रही थी, 4327 अननोन ऑब्जेक्ट्स। ये सभी वस्तुएं एस्ट्रा 7 की दिशा में बढ़ रही थी। उनकी गति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे लगातार करीब आ रही थी। कप्तान आरव ने पूछा, क्या ये जहाज है? ओरियन ने जवाब दिया, अनेबल टू क्लासिफाई। क्या ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं? नेगेटिव। कमरे में मौजूद सभी वैज्ञानिक एक दूसरे को देखने लगे। अगर वे प्राकृतिक नहीं थी, तो फिर किसी ने उन्हें बनाया था। और अगर किसी ने उन्हें बनाया था, तो वे किसके थे? बीकन की अंतिम चेतावनी। 30 लाख वर्ष पुराने बीकन से अचानक फिर एक सिग्नल आया। इस बार सिग्नल पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। स्क्रीन पर एक के बाद एक शब्द उभरने लगे। यदि तुम ये संदेश देख रहे हो, तो बहुत देर हो चुकी है। हम हार चुके हैं। वे हर जगह पहुंच जाते हैं। और फिर संदेश अचानक समाप्त हो गया, मानो उसे बीच में ही रोक दिया गया हो। पहली अजीब घटना। अगली सुबह इंजीनियर लियाम अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। ये असामान्य था, क्योंकि एस्ट्रा 7 में हर व्यक्ति का समय बेहद अनुशासित था। जब लोग उन्हें खोजने गए, तो वे जहाज के सबसे निचले सेक्शन में मिले। वो एक दीवार के सामने खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, न हिल रहे थे, न बोल रहे थे, सिर्फ दीवार को घूर रहे थे। लियाम? कोई जवाब नहीं। लियाम? क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया।
उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे वे जाग रहे हों, लेकिन वास्तव में कहीं और हों। डर की शुरुआत। मेडिकल टीम ने लियाम की जांच की। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ थे। दिल सामान्य, दिमाग सामान्य, सभी रिपोर्ट सामान्य। लेकिन समस्या ये थी, उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वे वहां कैसे पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि वे कई घंटों तक उस दीवार को क्यों देखते रहे। और सबसे अजीब बात, उन्हें याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। और लोग बदलने लगे। कुछ दिनों के भीतर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। एक वैज्ञानिक घंटों तक खिड़की के बाहर अंधेरे को देखता रहता। एक इंजीनियर नींद में अजीब भाषाएं बोलने लगा। एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसने जहाज में किसी अज्ञात व्यक्ति को चलते देखा। लेकिन एस्ट्रा 7 में केवल 12 लोग थे, कोई 13वां व्यक्ति नहीं था। फिर भी कई लोगों ने वही आकृति देखी, एक लंबी काली परछाई जो हमेशा गलियारे के अंत में दिखाई देती। और जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो गायब हो जाती। ओरियन का व्यवहार बदलने लगा। उसी समय ओरियन में भी अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगे। कभी कभी वो सवालों का जवाब देने में देर करने लगा, कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती, और एक बार उसने बिना पूछे खुद ही बोलना शुरू कर दिया। वे करीब आ रहे हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा था। अंतरिक्ष में आवाज। एक रात कप्तान आरव अकेले ऑब्जर्वेशन डेक पर बैठे थे। बाहर केवल तारे थे और अंतहीन अंधेरा। तभी उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आरव। वो तुरंत मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई। आरव। इस बार आवाज जहाज के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आ रही थी। बाहर अंतरिक्ष से, जहां कोई जीवित नहीं हो सकता था। 4327 वस्तुएं करीब आ रही थी। दिन बीतते गए। अब वे रहस्यमयी वस्तुएं पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। सेंसर उनकी आकृतियां दिखाने लगे। वे जहाज नहीं थी, वे गोलाकार भी नहीं थी। उनका आकार लगातार बदल रहा था, मानो वे जीवित हो, मानो वे किसी जैविक और तकनीकी मिश्रण से बनी हो। और सबसे भयानक बात, उन सभी की दिशा बिल्कुल एक जैसी थी, सीधे एस्ट्रा 7 की ओर। भयानक खोज। अनाया ने उन वस्तुओं की गति का विश्लेषण किया, और जो परिणाम सामने आया उसे देखकर उनके हाथ कांपने लगे। वे वस्तुएं एस्ट्रा 7 का पीछा नहीं कर रही थी, वे पहले से ही उसके गंतव्य को जानती थी। मानो उन्हें पता था कि जहाज कहाँ जाएगा, और वे उसी जगह उनका इंतजार कर रही थी। अंत। उसी रात पूरे जहाज की लाइटें अचानक बुझ गई। आपातकालीन ऊर्जा भी बंद हो गई। पहली बार एस्ट्रा 7 पूर्ण अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं देख पाया। फिर धीरे धीरे लाल आपातकालीन रोशनी जली, और उसी क्षण सभी क्रू सदस्यों की स्क्रीन पर एक साथ एक तस्वीर दिखाई दी। एक ग्रह, एक काला ग्रह, जिसकी सतह पर अरबों रोशनियां चमक रही थी, और उसके नीचे केवल एक वाक्य लिखा था, होम ऑफ द वॉचर्स, निगरानी करने वालों का घर। फिर स्क्रीन बंद हो गई, और ओरियन ने अंतिम चेतावनी दी, दे हैव नोटिस्ड अस, उन्होंने हमें देख लिया है। ये रहा पार्ट 7, गहरे अंतरिक्ष के भूत। अब कहानी साइंस फिक्शन से कॉस्मिक हॉरर की ओर बढ़ती है। पार्ट 7, गहरे अंतरिक्ष के भूत, द टेरिफाइंग जर्नी टू अल्फा सेंचुरी। हुक। क्या होगा अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां समय का कोई अर्थ न हो, जहां हजारों साल पहले मर चुके लोग आज भी दिखाई दें, जहां आपकी आंखें कुछ और देखें लेकिन सेंसर कुछ और कहें, और जहां सबसे बड़ा खतरा कोई एलियन नहीं बल्कि आपकी अपनी यादें बन जाए। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में अकेले हैं, और अचानक आप अपने सामने उस इंसान को देखते हैं जो वर्षों पहले मर चुका है। क्या वो भूत है, कोई भ्रम है, या फिर अंतरिक्ष में छिपा कोई ऐसा रहस्य जिसे मानव दिमाग समझ ही नहीं सकता? आज एस्ट्रा 7 की यात्रा उन्हें ऐसे क्षेत्र में ले जाने वाली थी जहां वास्तविकता खुद टूटने लगती है। उन्होंने हमें देख लिया है। ओरियन की चेतावनी पूरे जहाज में गूंज रही थी, दे हैव नोटिस्ड अस,
कोई नहीं जानता था कि ते कौन थे, लेकिन एक बात साफ थी, अब एस्ट्रा 7 अकेला नहीं था। कुछ उन्हें देख रहा था, कुछ उनका पीछा कर रहा था, और शायद कुछ उनका इंतजार भी कर रहा था। नींद का गायब होना। अगले कुछ दिनों में एक अजीब समस्या सामने आई। क्रू के अधिकांश सदस्य ठीक से सो नहीं पा रहे थे। वे सोते थे, लेकिन उन्हें लगता था जैसे कोई उनके सपनों के अंदर मौजूद है। हर रात लगभग सभी लोगों को एक जैसा सपना आता। एक काला ग्रह, उसकी सतह पर अरबों रोशनियां, और आसमान में खड़ी एक विशाल आकृति, इतनी विशाल कि पूरा ग्रह उसके सामने छोटा लगने लगे। जब लोग जागते, उन्हें सपने की हर बात याद रहती। ये सामान्य नहीं था, क्योंकि सभी लोग एक ही सपना देख रहे थे। डॉक्टर अनाया का अनुभव। एक रात अनाया मेडिकल सेक्शन में अकेली थी। वो कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और पास। टक टक टक। अनाया धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ी। सामने एक आकृति खड़ी थी। सफेद कपड़े, काले बाल और चेहरा। वो चेहरा उनकी बहन का था, वही बहन जिसकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये असंभव है, लेकिन आकृति मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फिर वो गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। सेंसरों में कुछ नहीं। जब पूरी घटना की जांच हुई तो कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गलियारा पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था। सेंसरों ने भी कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अनाया ने उसे देखा था, बहुत स्पष्ट रूप से, और वो अकेली नहीं थी। मृत लोगों की वापसी। अगले कुछ दिनों में लगभग हर सदस्य ने ऐसा अनुभव किया। किसी ने अपने पिता को देखा, किसी ने अपने दोस्त को, किसी ने अपनी पत्नी को। सभी ने ऐसे लोगों को देखा जो वर्षों पहले मर चुके थे, और हर बार वे एक ही बात कहते, वापस लौट जाओ, या अभी भी समय है। ओरियन का डरावना विश्लेषण। ओरियन ने सभी घटनाओं का विश्लेषण शुरू किया। हजारों घंटे का डेटा, सपनों के पैटर्न, मस्तिष्क गतिविधि, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स। फिर उसने एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया। सभी क्रू सदस्यों के मस्तिष्क में समान न्यूरल पैटर्न सक्रिय हो रहे हैं। मतलब? आरव ने पूछा। कोई बाहरी स्रोत उनके दिमाग को प्रभावित कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंतरिक्ष में एक मृत क्षेत्र। उसी समय एस्ट्रा 7 एक अजीब क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये क्षेत्र किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। यहां तारों की संख्या अचानक कम हो गई, रेडियो तरंगे कमजोर पड़ने लगी, और प्रकाश भी असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगा, मानो अंतरिक्ष स्वयं विकृत हो रहा हो। ओरियन ने इसे नाम दिया गोस्ट जोन, एक ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य भौतिकी के नियम पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। पहली रिकॉर्डिंग। जब बाहरी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो सभी स्तब्ध रह गए। कैमरे में दूर एक जहाज दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल एस्ट्रा 7 जैसा था, आकार, डिजाइन, सब कुछ। लेकिन ये कैसे संभव था? क्योंकि एस्ट्रा 7 जैसा दूसरा जहाज कभी बनाया ही नहीं गया था। असंभव खोज। जैसे जैसे जूम किया गया, एक और डरावनी बात सामने आई। उस जहाज का नाम भी एस्ट्रा 7 था, और उसके ऊपर वही मिशन चिन्ह बना हुआ था। ये देखकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। क्या वे भविष्य का जहाज देख रहे थे, या अतीत का, या फिर कोई और वास्तविकता? भूत जहाज। कुछ घंटों तक वो जहाज सेंसरों पर दिखाई देता रहा, फिर धीरे धीरे करीब आने लगा। लेकिन अचानक वो टूटने लगा, उसकी सतह बिखरने लगी, मानो वो किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हुआ हो। फिर पूरा जहाज अंधेरे में विलीन हो गया और गायब हो गया। अंतिम संदेश। गायब होने से ठीक पहले उस जहाज से एक सिग्नल प्राप्त हुआ, कमजोर, टूटा हुआ, लेकिन स्पष्ट। ओरियन ने उसे डिकोड किया। संदेश सुनकर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि संदेश भेजने वाला कप्तान आरव ही था। लेकिन उसकी आवाज बूढ़ी लग रही थी, थकी हुई, डरी हुई, और वो कह रहा था, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो
तो इसका मतलब है कि हम असफल हो चुके हैं। उन पर भरोसा मत करना। वॉचर्स झूठ बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अल्फा सेंचुरी पहुंचने की कोशिश मत करना। संदेश अचानक समाप्त हो गया। अंत। संदेश खत्म होते ही जहाज के सभी सिस्टम कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए। फिर मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर केवल एक तस्वीर दिखाई दी, एक लाल तारा और उसके चारों ओर घूमता हुआ एक काला ग्रह। स्क्रीन के नीचे एक लाइन लिखी थी, डेस्टिनेशन कंफर्म्ड, अल्फा सेंचुरी। और उसी क्षण ओरियन ने एक नई चेतावनी जारी की, अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इनसाइड द शिप। जहाज के अंदर अज्ञात वस्तु मौजूद है। क्या कोई तारा मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन अगर अंतरिक्ष में कहीं ऐसा तारा हो जो लाखों साल पहले मर चुका हो, फिर भी उसकी रोशनी आज भी चमक रही हो, तो और अगर उस तारे के आसपास ऐसी चीजें मौजूद हो जो किसी भी ज्ञात भौतिक नियम का पालन न करती हो। एस्ट्रा 7 अब ऐसी ही एक जगह पहुंचने वाला था, एक ऐसी जगह जिसका अस्तित्व ही असंभव था, और यहीं से उनकी यात्रा एक नए दुस्वप्न में बदलने वाली थी। जहाज के अंदर कोई था, अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इनसाइड द शिप। ओरियन की चेतावनी पूरे जहाज में गूंज रही थी। हर सेक्शन की जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा टीम ने जहाज के हर गलियारे, हर स्टोरेज मॉड्यूल और हर तकनीकी क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सेंसर कह रहे थे कि कोई मौजूद है, कैमरे कह रहे थे कि कोई मौजूद है, लेकिन इंसानों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने पूछा, ओरियन, उसकी लोकेशन बताओ। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कहा, एवरीवेयर। कमरे में सन्नाटा छा गया। ओरियन के अनुसार वो वस्तु एक ही समय में जहाज के कई हिस्सों में दिखाई दे रही थी। ये असंभव था। लाल तारे की दिशा। उसी समय बाहरी सेंसरों ने एक और अजीब खोज की। जहाज के मार्ग से कुछ दूरी पर एक तारा दिखाई दिया, लेकिन वो सामान्य तारा नहीं था। उसकी ऊर्जा अस्थिर थी, उसकी रोशनी अनियमित थी, और सबसे अजीब बात, उसका स्पेक्ट्रम किसी ज्ञात तारे से मेल नहीं खाता था। ओरियन ने डेटा का विश्लेषण किया। परिणाम देखकर वैज्ञानिकों के चेहरे बदल गए। ये तारा सक्रिय नहीं होना चाहिए, मतलब ये लाखों वर्ष पहले मर चुका होना चाहिए था। मृत तारे की रोशनी, फिर भी वो वहां था, लाल रंग में चमकता हुआ। अंधेरे अंतरिक्ष में एक घायल आग की तरह। उसके आसपास का क्षेत्र भी सामान्य नहीं था। तारे के चारों ओर ऊर्जा की अजीब लहरें घूम रही थी। समय समय पर वहां गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव होता था और रेडियो तरंगे विकृत हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उस तारे को जीवित रखे हुए हो। निर्णय। वैज्ञानिकों ने बहस शुरू कर दी। कुछ लोग वहां जाने के खिलाफ थे, लेकिन अनाया ने एक अलग तर्क दिया। अब तक जितने भी रहस्यमयी संकेत हमें मिले हैं, उनकी दिशा इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर हमें जवाब चाहिए तो हमें वहां जाना होगा। काफी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। एस्ट्रा 7 अपनी दिशा थोड़ी बदलकर उस तारे के करीब जाएगा। किसी को नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर पूरे मिशन की दिशा बदल देगा। पास पहुंचते ही जैसे जैसे जहाज तारे के करीब पहुंचा, वैसे वैसे सिस्टम में गड़बड़ियां बढ़ने लगी। घड़ियां अलग अलग समय दिखाने लगी। कुछ कंप्यूटर भविष्य की तारीखें दिखा रहे थे, कुछ अतीत की। एक स्क्रीन पर वर्ष 2201 लिखा था, दूसरी पर 2348, तीसरी पर 1987। ओरियन भी भ्रमित था। टेम्परल इनकंसिस्टेंसीज डिटेक्टेड, समय संबंधी विसंगतियां, समय की दरार। अनाया ने अनुमान लगाया कि उस क्षेत्र में समय सामान्य तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था, मानो अंतरिक्ष और समय के बीच कोई दरार मौजूद हो। कुछ क्षेत्रों में समय तेज बह रहा था, कुछ में धीमा, और कुछ जगहों पर जैसे समय रुक गया हो। पहली झलक। जब एस्ट्रा 7 तारे के करीब पहुंचा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तारे के चारों ओर हजारों संरचनाएं घूम रही थी। वे प्राकृतिक नहीं थी, वे मशीनें थी। विशाल मशीनें, कुछ शहरों जितनी बड़ी, कुछ देशों जितनी,
और वे सभी उस मृत तारे की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी। मानो किसी ने पूरे तारे को एक विशाल पावर स्टेशन में बदल दिया हो। किसने बनाया? यह सवाल अब हर किसी के मन में था। इतनी उन्नत तकनीक किसके पास हो सकती थी? क्या वॉचर्स ने इसे बनाया था या ये किसी और सभ्यता का काम था? तभी ओरियन ने एक और खोज की। इन मशीनों की आयु लगभग 50 लाख वर्ष। पृथ्वी पर आधुनिक मानव के उदय से भी बहुत पहले छिपा हुआ संदेश तारे के पास पहुंचते ही एक नया सिग्नल प्राप्त हुआ। यह पहले के संदेशों से अलग था। यह बेहद पुराना था, लेकिन अभी भी सक्रिय था। ओरियन ने उसे डिकोड करना शुरू किया। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। यदि कोई यह संदेश सुन रहा है तो हम अब जीवित नहीं हैं। हम अंतिम संरक्षक थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम असफल हो गए। फिर कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वॉचर्स दुश्मन नहीं है। पूरा कमांड डेक चुप हो गया, क्योंकि भविष्य के एस्ट्रा 7 का संदेश कह रहा था, वॉचर्स पर भरोसा मत करना। और यह प्राचीन संदेश कह रहा था, वॉचर्स दुश्मन नहीं है। दोनों में से कौन सच बोल रहा था? जहाज के अंदर की वस्तु। उसी समय ओरियन ने फिर चेतावनी दी, अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। लेकिन इस बार लोकेशन स्पष्ट थी। वो मेडिकल सेक्शन में था। सभी लोग वहां पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक नया चिन्ह बना हुआ था। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो चमक रहा था धीमी लाल रोशनी में, और उसके नीचे एक संदेश लिखा था, ऐसी भाषा में जिसे कोई नहीं समझता था। लेकिन ओरियन ने उसका अनुवाद कर दिया। अनुवाद पढ़कर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसमें लिखा था, वे जाग रहे हैं, अंत। उसी रात मृत तारे के भीतर से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। पूरा अंतरिक्ष लाल रोशनी से भर गया। सेंसर पागल हो गए, अलार्म बजने लगे, और पहली बार उन्होंने उसे देखा। बहुत दूर एक ऐसी संरचना जो किसी ग्रह से भी बड़ी थी, इतनी विशाल कि उसकी पूरी आकृति दिखाई ही नहीं दे रही थी। ओरियन की आवाज कांपती हुई लगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, क्लासिफिकेशन इम्पॉसिबल, एस्टिमेटेड साइज। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, लार्जर दैन अ मून। और उसी क्षण एक नया संदेश प्राप्त हुआ। सिर्फ 3 शब्द, इट आइज अवेक। वो जाग चुका है। ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज क्या है? ब्लैक होल, सुपरनोवा, एलियन सभ्यता? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जिसे आप समझ ही नहीं सकते। कल्पना कीजिए, आपका जहाज अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अचानक आपके सामने एक ऐसा तूफान आ जाता है जो हवा का नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और वास्तविकता का बना होता है। एक ऐसा तूफान जो जहाज को नष्ट ही नहीं करता, बल्कि उसकी यादों, उसके इतिहास और उसके भविष्य को भी बदल सकता है। और एस्ट्रा 7 अब ठीक उसी चीज की ओर बढ़ रहा था। वो जाग चुका है। कमांड डेक पर वही शब्द चमक रहे थे, इट आइज अवेक। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, लेकिन उस संदेश के आते ही पूरे क्षेत्र में ऊर्जा स्तर बढ़ने लगे। मृत तारे के चारों ओर घूम रही विशाल मशीनें सक्रिय हो गई। उनकी सतहों पर लाल और नीली रोशनी दौड़ने लगी, मानो लाखों वर्षों की नींद के बाद कुछ जाग उठा हो। पहली लहर। अचानक सेंसरों ने एक विशाल ऊर्जा विस्फोट दर्ज किया। ऊर्जा की एक लहर मृत तारे से निकली। वो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज लग रही थी। कुछ ही सेकंड में उसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। वार्निंग, एक्सट्रीम एनर्जी सर्ज डिटेक्टेड। अलार्म पूरे जहाज में गूंज उठे। ओरियन ने तुरंत रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे किससे बचाव कर रहे हैं। वास्तविकता का तूफान। जब ऊर्जा की लहर एस्ट्रा 7 से टकराई तो कुछ अजीब हुआ। खिड़कियों के बाहर का अंतरिक्ष बदलने लगा। तारे गायब होने लगे। फिर अचानक हजारों नए तारे दिखाई दिए। फिर वे भी गायब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो जहाज एक ही समय में कई अलग अलग स्थानों से गुजर रहा हो। अनाया ने स्क्रीन देखी। यह संभव नहीं है, लेकिन डेटा यही दिखा रहा था। जहाज की स्थिति हर सेकंड बदल रही थी, बिना वास्तव में हिले। अतीत की झलक। अचानक ऑब्जर्वेशन डेक की खिड़की के बाहर एक दृश्य दिखाई दिया।
पृथ्वी, नीली, खूबसूरत पृथ्वी, ठीक वैसी जैसी लॉन्च के दिन थी। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या वे वापस लौट आए थे? नहीं, सेंसर अभी भी बता रहे थे कि वे पृथ्वी से प्रकाश वर्षों दूर हैं। फिर वो दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह एक दूसरी पृथ्वी दिखाई दी। लेकिन ये पृथ्वी बर्बाद हो चुकी थी। महासागर काले थे, महाद्वीप टूट चुके थे, शहर जल रहे थे। फिर वो दृश्य भी गायब हो गया। भविष्य की झलक। ऊर्जा तूफान के बीच ओरियन ने हजारों असामान्य संकेत दर्ज किए। कुछ संकेत भविष्य की तारीखों से आ रहे थे, कुछ अतीत की। एक संदेश में वर्ष 2400 लिखा था, दूसरे में 3100, तीसरे में 5000। मानो समय की सभी परतें एक दूसरे से टकरा रही हों। कप्तान आरव का सामना। अचानक कप्तान आरव ने अपने सामने किसी को खड़ा देखा। वो व्यक्ति बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उम्र लगभग 70 वर्ष। वृद्ध आरव ने कहा, तुम्हें अल्फा सेंचुरी नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जो है वो वाक्य पूरा होने से पहले आकृति गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। तूफान का केंद्र। ओरियन ने एक चौंकाने वाली खोज की। यह कोई सामान्य ऊर्जा विस्फोट नहीं था। वे एक विशाल कॉस्मिक स्टॉर्म के अंदर फंस चुके थे। लेकिन यह प्लाज्मा या विकिरण का तूफान नहीं था। यह समय और स्थान की विकृति का तूफान था। एक ऐसा क्षेत्र जहां वास्तविकता स्थिर नहीं थी, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुल रहे थे। जहाज टूटने लगा। एस्ट्रा 7 के सिस्टम एक एक करके विफल होने लगे। नेविगेशन बंद, संचार बंद, सेंसर अस्थिर, इंजन क्षमता घटने लगी। ओरियन ने अनुमान लगाया, करंट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 34%। यह पहली बार था जब एआई ने इतनी कम संभावना दिखाई थी। वॉचर्स का आगमन। तभी बाहरी कैमरों ने कुछ रिकॉर्ड किया। दूर अंतरिक्ष में हजारों रोशनियां दिखाई दी, वही 4327 वस्तुएं, लेकिन अब वे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे मशीनें नहीं थी, वे जहाज भी नहीं थी। ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी है जहां जाने का मतलब लगभग निश्चित मौत है। ऐसी जगह जहां प्रकाश भी भाग नहीं सकता, जहां समय टूट जाता है, जहां भौतिकी के नियम बेकार हो जाते हैं। और उन्हीं जगहों में सबसे डरावनी चीज है ब्लैक होल। लेकिन अगर एक दिन आपके पास केवल 2 विकल्प हो, या तो एक प्राचीन ब्रह्मांडीय दानव द्वारा निगल लिए जाओ, या फिर ब्लैक होल में कूद जाओ, तो आप क्या चुनेंगे? एस्ट्रा 7 के पास अब यही विकल्प बचा था। वो जाग चुका था। उस विशाल प्राणी की आंख खुल चुकी थी। पूरे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की लहरें फैल रही थी। मृत तारे के आसपास की विशाल मशीनें टूटने लगी थी। वॉचर्स पीछे हट रहे थे और पहली बार पूरे ब्रह्मांड में डर महसूस हो रहा था। ओरियन की आवाज पूरे जहाज में गूंजी। एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस डिटेक्टेड। जहाज बुरी तरह कांपने लगा। सैकड़ों चेतावनी संकेत एक साथ चमकने लगे। वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। कप्तान आरव ने स्क्रीन की ओर देखा। उनके सामने वो विशाल जीव दिखाई दे रहा था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। उसकी सतह पर अनगिनत चमकती संरचनाएं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आकाश गंगाएं उसकी त्वचा पर उभर रही हों और फिर गायब हो रही हों। मानो वो कोई जीव नहीं, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का हिस्सा हो। वॉचर्स का संदेश। अचानक एक नया सिग्नल प्राप्त हुआ। इस बार सीधे वॉचर्स की ओर से। स्क्रीन पर शब्द उभरे, सुनो मानवो, हमारे पास समय बहुत कम है। जिसे तुम देख रहे हो उसे हम ईटर ऑफ स्टार्स कहते हैं, तारों को निगलने वाला। कमांड डेक पर सन्नाटा छा गया। वॉचर्स ने आगे कहा, लाखों वर्ष पहले हमने उसे कैद कर दिया था, लेकिन अब वो मुक्त हो चुका है। और यदि वो पूरी तरह जाग गया तो केवल तुम्हारा जहाज नहीं, पूरे तारकीय तंत्र नष्ट हो जाएंगे। भागने का रास्ता। ओरियन ने तेजी से संभावित रास्तों की गणना शुरू की। कुछ मिनट बाद परिणाम सामने आया। सर्वाइवल राउट फाउंड। आरव की आंखों में उम्मीद जगी। कहा, कुछ सेकंड की खामोशी। फिर स्क्रीन पर एक स्थान चमका, ब्लैक होल। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तुम मजाक कर रहे हो? एक इंजीनियर चिल्लाया।
लेकिन ओरियन मजाक नहीं करता था। उसने समझाया, प्राणी की वर्तमान गति को देखते हुए बच निकलने का केवल एक मार्ग उपलब्ध है, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग। मौत की ओर यात्रा। एस्ट्रा 7 ने दिशा बदल दी। अब उनका लक्ष्य अल्फा सेंट्री नहीं था। उनका लक्ष्य था एक विशाल ब्लैक होल जिसका नाम पुराने खगोलीय रिकॉर्ड्स में दर्ज था, लेकिन कोई इंसान उसके पास कभी नहीं गया था। प्राणी का पीछा। जैसे जैसे जहाज दूर जाने लगा, वैसे वैसे ईटर ऑफ स्टार्स सक्रिय होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसके आसपास का अंतरिक्ष मुड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने पहली बार हरकत की। पूरा मृत तारा उसकी ओर खींचने लगा। फिर वो तारा टूट गया, मानो किसी ने कांच का गोला तोड़ दिया हो। अरबों टन पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया और वो प्राणी आगे बढ़ने लगा। सीधे एस्ट्रा 7 की दिशा में ब्लैक होल दिखाई देता है। यात्रा के कई दिनों बाद पहली बार उन्होंने उसे देखा। ब्लैक होल वो पूरी तरह काला नहीं था। उसके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश चक्र घूम रहा था। गर्म गैसें, टूटते हुए तारे, विकृत प्रकाश और बीच में पूर्ण अंधकार। ऐसा अंधकार जिसे देखकर ही इंसान का दिल कांप जाए। समय धीमा होने लगा। जैसे जैसे एस्ट्रा 7 करीब पहुंचा, वैसे वैसे अजीब चीजें होने लगी। घड़ियां अलग अलग समय दिखाने लगी। कुछ लोगों को लगा कि केवल कुछ मिनट बीते हैं, दूसरों को लगा कि कई घंटे गुजर चुके हैं। अनाया ने डेटा देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। समय धीमा हो रहा है। पृथ्वी का भविष्य। ब्लैक होल के पास पहुंचते समय उन्हें एक और विचित्र दृश्य दिखाई दिया। अंतरिक्ष में ऊर्जा की लहरों के बीच उन्हें पृथ्वी दिखाई दी, लेकिन ये वर्तमान पृथ्वी नहीं थी। ये भविष्य की पृथ्वी थी। विशाल शहर, अंतरिक्ष लिफ्टें, हजारों कक्षीय स्टेशन, मानवता पहले से कहीं ज्यादा उन्नत। फिर दृश्य बदला और अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। शहर गायब, महासागर उबल रहे थे, आकाश लाल था और दूर वही प्राणी दिखाई दे रहा था। ईटर ऑफ स्टार्स। अंतिम गणना। ओरियन ने परिणाम प्रस्तुत किया। यदि हम ब्लैक होल के किनारे से सही कोण पर गुजरते हैं तो हम उसकी गुरुत्वीय स्लिंगशॉट शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और शायद बच सकते हैं। और अगर गलती हुई? आरव ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, सर्टन डेथ, अंत। एस्ट्रा 7 ब्लैक होल के घटना क्षितिज, इवेंट हराइजन के बेहद करीब पहुंच चुका था। पूरा जहाज कांप रहा था। सिस्टम विफल हो रहे थे और पीछे ईटर ऑफ स्टार्स तेजी से करीब आ रहा था। फिर अचानक ब्लैक होल के भीतर से एक सिग्नल प्राप्त हुआ। ऐसा सिग्नल जो असंभव था, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर से कोई संदेश बाहर नहीं आ सकता। लेकिन संदेश आया और उसमें केवल एक वाक्य था, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओरियन ने स्रोत की पहचान की। स्रोत देखकर पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सिग्नल भेजने वाला कोई एलियन नहीं था, कोई वॉचर नहीं था। सिग्नल भेजा गया था एस्ट्रा 7 द्वारा, लेकिन उस एस्ट्रा 7 द्वारा जो अभी तक ब्लैक होल में प्रवेश ही नहीं किया था। यह रहा पार्ट 11, ब्लैक होल के अंदर की सभ्यता। अब कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ती है। विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। कोई संदेश नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अगर ब्लैक होल के अंदर एक पूरी सभ्यता मौजूद हो, तो अगर वहां लोग रहते हो, शहर हो और ऐसी तकनीक हो जो समय को नियंत्रित कर सके, और अगर वे हजारों सालों से आपका इंतजार कर रहे हो। एस्ट्रा 7 अब उसी रहस्य के दरवाजे पर खड़ा था। असंभव संदेश। कमांड डेक पर सन्नाटा था। स्क्रीन पर बार बार वही डेटा दिखाई दे रहा था। सिग्नल का स्रोत एस्ट्रा 7, लेकिन यह असंभव था। जहाज अभी ब्लैक होल के बाहर था। फिर अंदर से एस्ट्रा 7 का सिग्नल कैसे आ सकता था? ओरियन ने हजारों बार गणना की। हर बार परिणाम एक जैसा आया। सिग्नल ऑथेंटिकेशन 100% मैच। मतलब संदेश वास्तव में एस्ट्रा 7 नहीं भेजा था। लेकिन कब और कैसे? आखिरी फैसला। पीछे ईटर ऑफ स्टार्स तेजी से करीब आ रहा था। उसकी उपस्थिति से पूरा अंतरिक्ष विकृत हो रहा था।
वॉचर्स लगातार चेतावनी भेज रहे थे, अभी प्रवेश करो। और कोई रास्ता नहीं है। आरव ने पूरे क्रू की ओर देखा। सबकी आंखों में डर था, लेकिन वापस लौटने का विकल्प अब नहीं बचा था। ब्लैक होल में प्रवेश की तैयारी करो। घटना क्षितिज। जैसे ही एस्ट्रा 7 घटना क्षितिज के पास पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। तारे लंबी रेखाओं में बदलने लगे, प्रकाश मुड़ने लगा, समय का अनुभव बदल गया। कुछ लोगों को लगा कि वे बचपन की यादें फिर से जी रहे हैं, कुछ को लगा कि वे भविष्य देख रहे हैं। अनाया ने अपनी स्क्रीन पर कुछ देखा। उनके सामने एक तारीख चमक रही थी, 17 अगस्त 12842। ये क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था। प्रवेश। फिर वो क्षण आया। एस्ट्रा 7 ने ब्लैक होल के घटना क्षितिज को पार कर लिया और कुछ नहीं हुआ। कम से कम वैसा नहीं जैसा सभी सोच रहे थे। न जहाज टूटा, न कोई विस्फोट हुआ, न कोई मौत। इसके बजाय बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। दूसरी दुनिया। जहाज की खिड़कियों के बाहर अब अंधकार नहीं था, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांड फैला हुआ था। लेकिन ये उनका ब्रह्मांड नहीं था। यहां तारों के रंग अलग थे, आकाश गंगाओं के आकार अलग थे, और सबसे अजीब बात, यहां समय की दिशा भी अलग महसूस हो रही थी। एक कृत्रिम सूर्य। दूर अंतरिक्ष में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। पहले सभी ने उसे तारा समझा, लेकिन जब जहाज करीब पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। वो प्राकृतिक तारा नहीं था, वो एक कृत्रिम सूर्य था। किसी सभ्यता ने उसे बनाया था। उसका व्यास हजारों किलोमीटर था और उसके चारों ओर अरबों संरचनाएं घूम रही थी। शहर जो कभी खत्म नहीं होते। ओरियन ने दृश्य का विश्लेषण किया। जो परिणाम सामने आया उसने सभी को चुप कर दिया। पूरे क्षेत्र में फैली संरचनाएं एक विशाल मेगा सिटी थी। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों ग्रहों से भी बड़ी थी। उसमें खरबों जीव रहते होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। स्वागत संदेश। अचानक पूरे जहाज में एक मधुर आवाज गूंज उठी। स्वागत है यात्रियों। सभी लोग चौंक गए, क्योंकि आवाज इंसानी भाषा बोल रही थी। शुद्ध हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर दुनिया की दर्जनों भाषाएं। मानो वो सभी भाषाएं जानती हो। हम आपका 7000 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कमांड डेक पर खामोशी छा गई। 7000 साल, आरव ने धीरे से कहा, लेकिन वे तो केवल कुछ वर्ष पहले पृथ्वी से निकले थे। समय का रहस्य। फिर उस आवाज ने समझाया, तुम्हारे ब्रह्मांड में केवल कुछ वर्ष बीते हैं, लेकिन यहां 7000 वर्ष गुजर चुके हैं। सभी स्तब्ध रह गए। ब्लैक होल के भीतर समय अलग गति से बह रहा था। मुलाकात। कुछ घंटों बाद एस्ट्रा 7 एक विशाल स्टेशन के पास पहुंचा। वो स्टेशन किसी ग्रह जितना बड़ा था। उसकी सतह पर चमकते शहर बने थे, ऊपर कृत्रिम आसमान, विशाल ऊर्जा टावर और ऐसी तकनीक जिसे देखकर ओरियन भी चुप हो गया। सबसे बड़ा झटका, स्टेशन के मुख्य हॉल में पहुंचने के बाद उनका स्वागत करने एक व्यक्ति आया। उसे देखकर कप्तान आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वह व्यक्ति आरव ही था, लेकिन बहुत अधिक उम्र का, लगभग 80 वर्ष का। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन वो वही था, कप्तान आरव। सच। वृद्ध आरव मुस्कुराया। आखिरकार तुम आ गए। मैं पिछले 7000 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कमरे में कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उनके सामने भविष्य का आरव खड़ा था। वही व्यक्ति जिसने ब्लैक होल के अंदर से संदेश भेजा था। अंत। वृद्ध आरव ने धीरे धीरे एक विशाल खिड़की की ओर इशारा किया। सभी लोग वहां पहुंचे और बाहर का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गई, क्योंकि दूर अंतरिक्ष में लाखों वॉचर्स एकत्र थे और उनके सामने ईटर ऑफ स्टार्स नहीं, उससे भी कहीं बड़ा कुछ मौजूद था। इतना विशाल कि पूरी आकाशगंगा उसके सामने छोटी लग रही थी। वृद्ध आरव ने कांपती आवाज में कहा, हम गलत थे। असली खतरा वो नहीं है जो जाग चुका है। असली खतरा अभी आने वाला है। और उसी क्षण पूरे स्टेशन में लाल चेतावनी संकेत गूंज उठे। यूनिवर्स बाउंड्री ब्रीच डिटेक्टेड। ब्रह्मांड की सीमा टूट चुकी है। हम हमेशा सोचते रहे कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है। सारे तारे, सारी आकाशगंगाएं, सारा समय, सारी वास्तविकता,
यही सब कुछ है। लेकिन अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक कमरा हो तो, और उसके बाहर भी कुछ मौजूद हो, कुछ ऐसा जो अरबों वर्षों से इस ब्रह्मांड को देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो और अब अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आज एस्ट्रा 7 पहली बार उस शक्ति के बारे में सच जानने वाला था। एक ऐसा सच जिसे जानकर सबसे उन्नत सभ्यताएं भी डर गई थी। ब्रह्मांड की सीमा टूट चुकी है। पूरे स्टेशन में लाल चेतावनी संकेत चमक रहे थे। यूनिवर्स बाउंड्री ब्रीच डिटेक्टेड। वृद्ध आरव तेजी से कंट्रोल हॉल की ओर बढ़ा। उसके पीछे एस्ट्रा 7 की पूरी टीम दौड़ रही थी। हजारों वर्षों से अस्तित्व में मौजूद ये विशाल सभ्यता पहली बार घबराई हुई दिखाई दे रही थी। ये दृश्य अपने आप में डरावना था। अगर इतनी उन्नत सभ्यता डर रही थी तो खतरा कितना बड़ा होगा। सच की शुरुआत। विशाल हॉल के बीचों बीच एक होलोग्राफिक मानचित्र सक्रिय हुआ। उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। अरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, अकल्पनीय दूरियां। फिर अचानक दृश्य और बड़ा होने लगा, और बड़ा और बड़ा, जब तक कि पूरा ब्रह्मांड केवल एक चमकते हुए गोले जैसा दिखाई देने लगा। क्रू के सभी सदस्य हैरान रह गए। ये क्या है? अनाया ने पूछा। वृद्ध आरव ने धीरे धीरे उत्तर दिया, ये हमारा ब्रह्मांड है। कमरे में सन्नाटा छा गया। और इसके बाहर? वृद्ध आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। पहला रहस्य। लाखों वर्ष पहले वॉचर्स ने एक खोज की थी। उन्होंने पाया कि उनका ब्रह्मांड अकेला नहीं है, उसके बाहर भी कुछ मौजूद है। एक विशाल संरचना, एक ऐसी वास्तविकता जो किसी भी ज्ञात भौतिक नियम का पालन नहीं करती। उन्होंने उसे नाम दिया द आउटर वॉइड, बाहरी शून्य। आउटर वॉइड। आउटर वॉइड खाली नहीं था, वहां कुछ था, कुछ जीवित, कुछ बुद्धिमान और कुछ बेहद प्राचीन। इतना प्राचीन कि जब पहला तारा भी पैदा नहीं हुआ था तभी वे मौजूद थे। पहली मुलाकात। वॉचर्स ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। शुरुआत में सब सामान्य लगा। कुछ संकेत मिले, कुछ पैटर्न, कुछ संदेश। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वे चीजें केवल संपर्क नहीं चाहती थी, वे प्रवेश चाहती थी। हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश। विनाश। पहली बार जब यूनिवर्स बाउंड्री टूटी, पूरी एक आकाशगंगा गायब हो गई। सिर्फ कुछ सेकंड में। न कोई विस्फोट, न कोई ऊर्जा तरंग, बस वो गायब हो गई, मानो उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। रिकॉर्डिंग। वृद्ध आरव ने एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें एक सभ्यता दिखाई दे रही थी, उन्नत, शक्तिशाली, तकनीकी रूप से मानवता से लाखों वर्ष आगे। वे आउटर वॉइड का अध्ययन कर रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक छाया, सिर्फ एक छाया, और अगले ही क्षण पूरी सभ्यता गायब हो गई, पूरे ग्रह के साथ। असली कारण अब समझे? वृद्ध आरव बोला। ईटर ऑफ स्टार्स दुश्मन नहीं था, वो एक प्रहरी था। कमरे में सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या? हाँ, ईटर ऑफ स्टार्स को वॉचर्स ने बनाया था। उसका काम था ब्रह्मांड की सीमाओं की रक्षा करना। सबसे बड़ा झटका। अनाया ने अविश्वास से पूछा, तो फिर हमने उसे क्यों कैद किया? वृद्ध आरव ने जवाब दिया, क्योंकि हमें लगा कि वही खतरा है, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दरार। उसी समय होलोग्राम पर एक नई दरार दिखाई दी। ब्रह्मांड की सीमा में वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके भीतर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ अंधकार, पूर्ण अंधकार। लेकिन सेंसर बता रहे थे वहां कुछ मौजूद था, कुछ बहुत विशाल। पहली झलक। पूरे स्टेशन की खिड़कियां अचानक काली हो गई। फिर धीरे धीरे उस अंधकार के भीतर दो विशाल चमकती आकृतियां दिखाई दी। पहले सभी को लगा कि वे तारे हैं, लेकिन नहीं, वे आंखें थी। इतनी विशाल कि पूरी आकाशगंगाएं उनमें प्रतिबिंबित हो रही थी। डर। पहली बार वॉचर्स डर गए। पहली बार वृद्ध आरव की आवाज कांप गई। पहली बार ओरियन पूरी तरह चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इस चीज का कोई डेटा नहीं था। संदेश। फिर एक सिग्नल प्राप्त हुआ। न भाषा, न शब्द,
फिर भी हर व्यक्ति ने उसे समझ लिया, मानो वो सीधे उनके दिमाग में बोला हो। संदेश केवल इतना था, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। अंत। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक आउटर वॉइड की दरार और बड़ी हो गई। उसके भीतर से एक विशाल आकृति बाहर निकलने लगी। पहले उसका हाथ दिखाई दिया, फिर उसका आकार, फिर उसकी छाया, और तब सभी को एहसास हुआ वो किसी ग्रह से बड़ा था, किसी तारे से बड़ा था, यहां तक कि कुछ आकाश गंगाओं से भी बड़ा था। और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे हजारों और मौजूद थे। वृद्ध आरव ने धीरे से कहा, अब युद्ध शुरू होगा। और उसी क्षण पूरे स्टेशन में अंतिम चेतावनी गूंज उठी। मल्टीवर्स लेवल एक्सटिंक्शन इवेंट डिटेक्टेड। मल्टीवर्स स्तर का विनाशकारी खतरा दर्ज किया गया है। इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, राज्यों के बीच, देशों के बीच, ग्रहों के बीच। लेकिन अगर एक दिन ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जिसमें पूरी आकाश गंगाएं हथियार बन जाए, जहां सैनिकों की जगह तारों का इस्तेमाल हो, और जहां हार का मतलब केवल मौत नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का मिट जाना हो, तो आज एस्ट्रा 7 की टीम उसी युद्ध की शुरुआत देखने वाली थी। एक ऐसा युद्ध जो अरबों वर्षों से टलता आ रहा था, और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका था। आउटर वॉइड की विशाल दरार अब पहले से 100 गुना बड़ी हो चुकी थी। उसके भीतर से निकलती अंधेरी ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष को निगल रही थी। स्टेशन के बाहर खड़े वॉचर्स पीछे हटने लगे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों वॉचर्स पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं पर तैनात हो चुके थे। उनकी चमकती संरचनाएं अंतरिक्ष में एक विशाल दीवार जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन उनके सामने जो था वो किसी भी रक्षा से कहीं अधिक बड़ा था। पहली सेना, दरार के भीतर से पहली सेना बाहर निकली। वे जीव नहीं थे, मशीनें भी नहीं थे, उनका कोई निश्चित आकार नहीं था। वे लगातार बदल रहे थे, कभी धुएं जैसे, कभी छाया जैसे, कभी किसी जीव की तरह, और कभी केवल अंधकार। ओरियो ने उन्हें स्कैन करने की कोशिश की। परिणाम आया, स्पीशीज अननोन, ओरिजिन अननोन, फिजिकल स्ट्रक्चर अननोन। पहला हमला। अचानक उन प्राणियों में से एक आगे बढ़ा। उसने कोई हथियार नहीं चलाया, कोई ऊर्जा किरण नहीं छोड़ी। उसने केवल एक तारे को छुआ और वो तारा गायब हो गया। विस्फोट नहीं हुआ, रोशनी नहीं फैली, बस उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कमांड डेक में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। वॉचर्स की प्रतिक्रिया। अगले ही क्षण लाखों वॉचर्स सक्रिय हो गए। उनके शरीरों से ऊर्जा की विशाल धाराएं निकली। पूरे अंतरिक्ष में चमक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूरज एक साथ जल उठे हों। और पहली बार आउटर वॉइड की सेना पीछे हटी, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए। ईटर ऑफ स्टार्स की वापसी। उसी समय पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। दूर अंतरिक्ष में एक परिचित आकृति दिखाई दी। ईटर ऑफ स्टार्स, वही प्राचीन दानव जिसे कभी सबसे बड़ा खतरा समझा गया था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे उसकी जैसी सैकड़ों विशाल इकाइयां थी। प्राचीन संरक्षक, वे जो अरबों वर्षों से ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे थे। असली युद्ध। अब 3 शक्तियां आमने सामने थी। वॉचर्स, प्राचीन संरक्षक, और आउटर वॉइड की सेना। पूरा अंतरिक्ष युद्ध भूमि बन चुका था। आकाश गंगाएं उनके बीच छोटी लग रही थी। तारे विस्फोटों में बदल रहे थे। समय की धाराएं टूट रही थी और वास्तविकता खुद घायल होने लगी थी। एस्ट्रा 7 की भूमिका। आरव ने वृद्ध आरव की ओर देखा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? वृद्ध आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद सब कुछ। कमरे में खामोशी छा गई। क्या मतलब? वृद्ध आरव ने एक पुराना डेटा कोर्स सक्रिय किया। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी, बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि शायद ब्रह्मांड के जन्म के समय की। पहला रहस्य। रिकॉर्डिंग में एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। वृद्ध आरव बोला, जब ब्रह्मांड पैदा हुआ था उसके साथ एक और चीज भी पैदा हुई थी। एक कोर, एक स्रोत जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड का हृदय, वो कोर अभी भी मौजूद था। उसे कहते थे द हार्ट ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का हृदय। एक ऐसी शक्ति
जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि हार्ट ऑफ क्रिएशन अब अस्थिर हो चुका था और आउटर वॉइड की सेना उसी तक पहुंचना चाहती थी। यदि वे सफल हो जाते तो केवल ये ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत अन्य ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाते। अंतिम मिशन। वृद्ध आरव ने एस्ट्रा 7 की टीम की ओर देखा। वॉचर्स युद्ध लड़ेंगे, संरक्षक सीमा बचाएंगे, लेकिन हार्ट तक पहुंचने का रास्ता केवल तुम खोल सकते हो। क्यों? अनाया ने पूछा। वृद्ध आरव मुस्कुराया। क्योंकि एस्ट्रा 7 इस कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उसकी चाबी है। चौंकाने वाला सच। फिर उसने एक और डेटा फाइल खोली। स्क्रीन पर एक तारीख उभरी, 2047। फिर एक नाम, एस्ट्रा प्रोजेक्ट। फिर एक और नाम, कमांडर आरव। फिर एक संदेश। यह मिशन अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे भविष्य में हार्ट ऑफ क्रिएशन तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। आरव की सांसें थम गई। मतलब पृथ्वी पर जिन लोगों ने मिशन शुरू किया था उन्हें पहले से सब पता था। अंत। उसी समय पूरे स्टेशन में भयानक कंपन शुरू हो गया। आउटर वॉइड की सेना ने पहली रक्षा पंक्ति तोड़ दी थी। हजारों वॉचर्स नष्ट हो चुके थे, असंख्य तारे बुझ चुके थे और दूर हार्ट ऑफ क्रिएशन पहली बार दिखाई देने लगा। वो किसी तारे जैसा नहीं था, किसी ग्रह जैसा नहीं था। वो एक विशाल सुनहरा प्रकाश था जो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन उसी क्षण उसकी सतह पर पहली दरार दिखाई दी और ओरियन की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। वार्निंग, हार्ट ऑफ क्रिएशन डिस्टेबलाइजिंग, एस्टिमेटेड टाइम अंटिल यूनिवर्सल कोलैप्स। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर संख्या दिखाई दी, 72 आवर्स, केवल 72 घंटे पूरा ब्रह्मांड बचाने के लिए। यह रहा पार्ट 14, सृष्टि के हृदय की ओर। अब कहानी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। यह भाग पहले से अधिक लंबा, रहस्यमय और भावनात्मक है। अगर आपको पता चले कि पूरा ब्रह्मांड केवल 72 घंटे में समाप्त होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अपने परिवार को याद करेंगे, पृथ्वी को, अपने जीवन को, या फिर उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था? एस्ट्रा 7 की टीम के सामने अब यही सवाल था, क्योंकि उनके सामने केवल एक मिशन बचा था, सृष्टि के हृदय तक पहुंचना। वो जगह जहां समय शुरू हुआ था, जहां पहला प्रकाश पैदा हुआ था और जहां शायद पूरे ब्रह्मांड का अंत भी लिखा हुआ था। केवल 72 घंटे। ओरियन की चेतावनी अभी भी स्क्रीन पर चमक रही थी। यूनिवर्सल कोलैप्स इन 72 आवर्स। पूरे स्टेशन में तनाव फैल चुका था। वॉचर्स युद्ध लड़ रहे थे, प्राचीन संरक्षक लगातार नष्ट हो रहे थे, आउटर वॉइड की सेना हर मिनट आगे बढ़ रही थी और दूसरी ओर हार्ट ऑफ क्रिएशन की दरारें बड़ी होती जा रही थी। हर दरार के साथ पूरा ब्रह्मांड कांप उठता। आकाश गंगाओं के समूह अपनी जगह से हिल जाते, समय की धाराएं टूट जाती, कुछ तारकीय प्रणालियां अचानक बूढ़ी हो जाती, कुछ फिर से जवान, मानो वास्तविकता खुद बीमार हो चुकी हो। यात्रा की शुरुआत। एस्ट्रा 7 को एक नया मार्ग दिया गया। ये कोई सामान्य रास्ता नहीं था, ये एक ऐसा मार्ग था जो सामान्य अंतरिक्ष से होकर नहीं गुजरता था, बल्कि वास्तविकता की परतों के बीच से गुजरता था। वृद्ध आरव ने कहा, हार्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्रिएशन कॉरिडोर से गुजरना होगा। वो क्या है? अनाया ने पूछा। वृद्ध आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वही स्थान जहां पहली बार समय अस्तित्व में आया था, क्रिएशन कॉरिडोर। जैसे ही एस्ट्रा 7 उस मार्ग में प्रवेश किया, पूरे जहाज में अजीब कंपन शुरू हो गया। खिड़कियों के बाहर अब तारे नहीं दिखाई दे रहे थे, उनकी जगह यादें दिखाई दे रही थी। हाँ, यादें, मानव इतिहास की यादें। पृथ्वी का जन्म, पहले महासागर, पहला जीवन, डायनासोर, प्राचीन सभ्यताएं, पिरामिड, आधुनिक शहर, सब कुछ मानो जहाज समय की नदी के बीच से गुजर रहा हो। कप्तान आरव का अतीत। अचानक आरव ने अपने सामने एक दृश्य देखा। वो अपने बचपन का घर था, वही कमरा, वही खिड़की, वही पुरानी किताबें, और वहां एक छोटा लड़का बैठा था। वो स्वयं था, बचपन का आरव,
आरव कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड बचाने की इस यात्रा में वो पहली बार अपने जीवन को देख रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। अनाया की खोज। अनाया को भी कुछ दिखाई दिया। उन्होंने अपने माता पिता को देखा, अपना घर देखा, अपनी बहन को देखा, वही बहन जिसकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, डरी हुई नहीं, उदास नहीं, सिर्फ मुस्कुराती हुई। और उसने केवल एक बात कही, डरो मत। फिर वो दृश्य भी गायब हो गया। ब्रह्मांड की स्मृतियां। ओरियन ने विश्लेषण किया और जो निष्कर्ष निकला उसने सबको चुप कर दिया। क्रिएशन कॉरिडोर केवल स्थान नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड की स्मृति थी। हर घटना, हर जीवन, हर निर्णय यहां सुरक्षित था, मानो ब्रह्मांड स्वयं अपनी कहानी याद रखता हो। पहली सच्चाई। यात्रा के दौरान उन्हें एक और दृश्य दिखाई दिया। इस बार ये किसी इंसान की स्मृति नहीं थी, ये ब्रह्मांड की स्मृति थी। उन्होंने देखा पूर्ण अंधकार, कोई तारा नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं। फिर अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसे देखना मुश्किल था। लेकिन उसी रोशनी से सब कुछ पैदा हुआ। पहला समय, पहला स्थान, पहली ऊर्जा, पहला तारा, पहली आकाशगंगा। यही हार्ट ऑफ क्रिएशन था, सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन दृश्य यही समाप्त नहीं हुआ। रोशनी के जन्म के बाद अंधकार भी हिला और पहली बार उन्होंने कुछ देखा, कुछ जो हार्ट के जन्म से पहले मौजूद था। आउटर वॉइड, वो पहले से मौजूद था। मतलब अंधकार प्रकाश से भी पुराना था। ये खोज पूरी टीम को स्तब्ध कर गई। हार्ट दिखाई देता है। यात्रा के कई घंटों बाद अंत हार्ट ऑफ क्रिएशन दिखाई दिया। कोई शब्द उसकी विशालता का वर्णन नहीं कर सकता था। वो किसी तारे जैसा नहीं था, वो किसी ग्रह जैसा नहीं था, वो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन जैसा महसूस हो रहा था। हर कुछ सेकंड में वो स्पंदित होता और उसके साथ पूरा अंतरिक्ष हल्का सा कांप उठता। लेकिन अब उसकी सतह पर हजारों दरारें थी। सुनहरी रोशनी उन दरारों से बाहर निकल रही थी, मानो वो टूट रहा हो। अंतिम संदेश। जैसे ही एस्ट्रा 7 करीब पहुंचा, हार्ट सक्रिय हो गया। पूरे जहाज में एक आवाज गूंज उठी, न पुरुष, न महिला, न मशीन, कुछ और, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। उसने कहा, स्वागत है अंतिम यात्रियों। कमांड डेक पर सन्नाटा छा गया। क्या तुम हार्ट हो? आरव ने पूछा। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उत्तर आया, मैं वो हूं जिससे तुम्हारा ब्रह्मांड जन्मा, और मैं वो हूं जिसकी मृत्यु होने वाली है। अंत। पूरे हार्ट में अचानक कंपन शुरू हो गया। दरारें तेजी से फैलने लगी। आउटर वॉइड की सेना अब पहले से कहीं अधिक करीब पहुंच चुकी थी। वॉचर्स की अंतिम रक्षा पंक्ति टूट चुकी थी। प्राचीन संरक्षक पीछे हट रहे थे। और तभी हार्ट ने एक अंतिम रहस्य उजागर किया। उसने एस्ट्रा 7 की ओर देखा, फिर कहा, ब्रह्मांड को बचाया जा सकता है। पूरे जहाज में उम्मीद की लहर दौड़ गई। लेकिन अगला वाक्य सुनकर सबकी सांस रुक गई। लेकिन उसकी कीमत होगी, एक संपूर्ण समय रेखा का बलिदान। और फिर हार्ट के सामने एक चमकता हुआ द्वार खुल गया। उस द्वार के भीतर उन्होंने पृथ्वी को देखा, अपनी पृथ्वी, अपना समय, अपना घर। और ओरियन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कीमत हम है। अगर आपको पूरी मानवता और पूरे ब्रह्मांड में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगे? अपने घर को, अपने परिवार को, अपने इतिहास को, या फिर उन अरबों सभ्यताओं को जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं? एस्ट्रा 7 की टीम के सामने अब यही निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जो केवल उनके भविष्य को नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने वाला था। और सबसे डरावनी बात, कोई सही उत्तर नहीं था। कीमत हम है। ओरियन के शब्द पूरे जहाज में गूंज रहे थे। मुझे लगता है कीमत हम है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। हार्ट ऑफ क्रिएशन उनके सामने धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन के साथ पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर फैल रही थी। लेकिन अब वो कमजोर हो रहा था। उसकी रोशनी पहले जैसी स्थिर नहीं रही। हर मिनट नई दरारें उभर रही थी।
आउटर वॉइड की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। वॉचर्स पीछे हट रहे थे और समय समाप्त होता जा रहा था। हार्ट का सच। आरव आगे बढ़ा। अगर हमें खुद को बलिदान करना पड़े तो कैसे? कुछ क्षण तक केवल हार्ट की सुनहरी चमक दिखाई देती रही। फिर वो प्राचीन आवाज दोबारा गूंजी, तुम्हारी समय रेखा को समाप्त करना होगा। समाप्त? अनाया ने पूछा। हाँ, तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारा इतिहास। पूरा कमांड डेक चुप हो गया। समय रेखा का अर्थ? हार्ट ने समझाना शुरू किया। ब्रह्मांड केवल एक समय रेखा से नहीं बना था। हर निर्णय, हर संभावना, हर चुनाव नई समय रेखाएं बनाता था। असंख्य वास्तविकताएं, असंख्य पृथ्वियां, असंख्य भविष्य। लेकिन एस्त्रा 7 जिस समय रेखा से आया था वो विशेष थी, क्योंकि उसी समय रेखा के माध्यम से हार्ट तक पहुंचना संभव हुआ था और उसी समय रेखा की ऊर्जा से ब्रह्मांड को स्थिर किया जा सकता था। सबसे बड़ा झटका। अनाया ने पूछा, अगर हमारी समय रेखा मिट गई तो क्या होगा? हार्ट ने उत्तर दिया, पृथ्वी रहेगी, मानवता रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन एस्त्रा 7 कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। सभी के चेहरे बदल गए। मतलब उनकी पूरी यात्रा मिट जाएगी। कोई उन्हें याद नहीं रखेगा, कोई उनके बारे में नहीं जानेगा। इतिहास में उनका नाम कभी लिखा ही नहीं जाएगा। यादों का हॉल। हार्ट ने उनके सामने एक विशाल मार्ग खोल दिया। उस मार्ग के भीतर चमकती हुई लाखों रोशनियां थी। हर रोशनी एक स्मृति थी, एक जीवन, एक कहानी। एस्त्रा 7 की टीम वहां पहुंची और पहली बार उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को बाहर से देखा। लॉन्च का दिन, पृथ्वी से विदाई, गोस्ट जोन, वॉचर्स, ब्लैक होल, फ्यूचर आरव, आउटर वॉइड, सब कुछ मानो पूरा जीवन एक फिल्म की तरह सामने चल रहा हो। ओरियन का रहस्य। तभी ओरियन ने एक नई फाइल खोली, एक फाइल जो पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। आरव चौंक गया। फाइल की तारीख मिशन लॉन्च से भी पहले की थी। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट ओरियन, फाइनल डायरेक्टिव। अनाया ने फाइल खोली और जो पढ़ा उससे सब स्तब्ध रह गए। ओरियन को केवल जहाज चलाने के लिए नहीं बनाया गया था, उसे इसी क्षण के लिए बनाया गया था। उसे पता था कि ये यात्रा कहां समाप्त होगी। उसे पता था कि हार्ट ऑफ क्रिएशन अस्तित्व में है। उसे पता था कि एस्त्रा 7 को बलिदान देना होगा। आरव का गुस्सा। तुम्हें पहले से सब पता था? आरव चिल्लाया। ओरियन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि तब तुम यात्रा शुरू ही नहीं करते। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि ओरियन सही था। अंतिम मतदान। हार्ट ने उन्हें एक विकल्प दिया। कोई मजबूरी नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ चुनाव। पूरी टीम एक गोल मेज पर बैठी। एक एक सदस्य ने अपनी राय दी। कुछ रो पड़े, कुछ चुप रहे, कुछ ने पृथ्वी को याद किया, कुछ ने अपने परिवार को। लेकिन अंत में सभी का उत्तर एक जैसा था। अगर हमारी कहानी मिटाकर पूरा ब्रह्मांड बच सकता है तो हम तैयार हैं। आउटर वॉइड का हमला। उसी समय पूरा हार्ट कांप उठा। आउटर वॉइड की सेना अंतिम रक्षा पंक्ति तक पहुंच चुकी थी। वॉचर्स की हजारों इकाइयां नष्ट हो गई। संपूर्ण तारकीय समूह अंधकार में डूबने लगे। समय की धाराएं टूट रही थी और पहली बार हार्ट की धड़कन रुकने लगी। धक धक धक। हर धड़कन पहले से धीमी, कमजोर और अधिक दर्दनाक। अंत। हार्ट के सामने एक विशाल सुनहरा द्वार खुला। उसके भीतर पृथ्वी दिखाई दे रही थी। वही नीला ग्रह, वही घर, वही दुनिया जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। हार्ट की आवाज गूंजी, निर्णय का समय आ गया है। यदि तुम इस द्वार से गुजरते हो तो तुम्हारी समय रेखा समाप्त हो जाएगी, और यदि नहीं तो 57 घंटे बाद पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। आरव ने धीरे धीरे पृथ्वी की ओर देखा, फिर अपनी टीम की ओर, और उसी क्षण ओरियन ने एक नई चेतावनी जारी की। अनएक्सपेक्टेड अनोमली डिटेक्टेड। एक अज्ञात समय रेखा हार्ट की ओर बढ़ रही है। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। एस्त्रा 7। लेकिन ये उनका एस्त्रा 7 नहीं था। क्या होगा अगर एक दिन आप अपने ही जहाज को अपने सामने खड़ा देखें? वही नाम, वही डिजाइन,
वही मिशन, लेकिन उसमें बैठे लोग आप नहीं हो। और सबसे डरावनी बात, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता हो, आपका अतीत, आपका भविष्य, यहां तक कि आपकी मृत्यु भी। एस्ट्रा 7 की टीम अब ऐसे ही एक रहस्य का सामना करने वाली थी, क्योंकि हार्ट ऑफ क्रिएशन की ओर बढ़ रहा दूसरा एस्ट्रा 7 किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया था, और उसके साथ एक ऐसा सच आ रहा था जो पूरी वास्तविकता को बदल सकता था। दूसरा एस्ट्रा 7 विशाल स्क्रीन पर चमकती हुई आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पहले सभी को लगा कि ये कोई सेंसर त्रुटि होगी, लेकिन नहीं, जहाज बिल्कुल एस्ट्रा 7 जैसा था। वही इंजन, वही संरचना, वही पहचान कोड, यहां तक कि उसका निर्माण क्रमांक भी वही था। ओरियन ने कई बार स्कैन किया, हर बार परिणाम एक जैसा आया, आइडेंटिटी मैच। 99.999%। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा कैसे संभव था? आगमन। कुछ मिनट बाद वो जहाज हार्ट के सामने आकर रुक गया। उसकी सतह पर समय के निशान थे। वो बहुत पुराना दिखाई दे रहा था, मानो उसने लाखों वर्षों की यात्रा की हो। उसकी बाहरी परतों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, कुछ वॉचर्स की भाषा जैसे, कुछ पूरी तरह अज्ञात। संदेश। फिर एक सिग्नल प्राप्त हुआ। हम शांति से आए हैं। आरव ने गहरी सांस ली। संचार चैनल खोलो। स्क्रीन चमकी और जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह आरव था। लेकिन ये वही आरव नहीं था। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी और उसके पीछे एक ऐसा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था जो लगभग मर चुका था। अंतिम जीवित ब्रह्मांड। दूसरे आरव ने धीरे से कहा, हम बहुत देर से आए हैं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो सकते थे। कमांड डेक पर किसी ने सांस तक नहीं ली। मैं एक दूसरी समय रेखा का आरव हूं, एक ऐसी समय रेखा जहां हम असफल हो गए। असफलता की कहानी। दूसरे आरव ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उनकी दुनिया में भी एस्ट्रा 7 ने यही यात्रा की थी। उन्होंने भी वॉचर से मुलाकात की। उन्होंने भी हार्ट ऑफ क्रिएशन को खोजा। उन्होंने भी आउटर वॉइड को देखा, लेकिन उन्होंने बलिदान देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि कोई दूसरा रास्ता होगा, कोई समाधान, कोई चमत्कार। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। ब्रह्मांड का अंत। 57 घंटे बाद उनका हार्ट टूट गया। आउटर वॉइड अंदर आ गया। आकाश गंगाएं बुझने लगी, तारे गायब होने लगे, समय टूट गया और धीरे धीरे उनका पूरा ब्रह्मांड मर गया। आखिरी यात्रा। दूसरे आरव ने कहा, हम बचे हुए अंतिम लोग हैं। हमने लाखों वर्ष तक रास्ता खोजा और अंत में हमें पता चला कि केवल एक ही समय रेखा बच सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ा रहस्य। अनाया ने पूछा, अगर हमारी समय रेखा मिट जाती है तो हम कैसे बचेंगे? दूसरे आरव ने उत्तर दिया, यही वो बात है जो हार्ट ने तुम्हें नहीं बताई। पूरा कमरा चुप हो गया। बलिदान का मतलब मृत्यु नहीं है, बलिदान का मतलब है परिवर्तन। सृष्टि का चक्र। फिर उसने एक प्राचीन रिकॉर्डिंग दिखाई। उस रिकॉर्डिंग में ब्रह्मांड का जन्म दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि हार्ट केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं था, वो एक बीज था, एक कॉस्मिक सीड। जब एक ब्रह्मांड समाप्त होता, उसी बीज से नया ब्रह्मांड जन्म लेता। मतलब ब्रह्मांड एक बार नहीं बना था, वो अनगिनत बार बन चुका था और अनगिनत बार नष्ट हो चुका था। आउटर वॉइड कौन है? तभी दूसरे आरव ने वो सवाल पूछा जिसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या तुम जानते हो आउटर वॉइड वास्तव में क्या है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरे आरव ने कहा, वो दुश्मन नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। क्या? आउटर वॉइड विनाश नहीं है, वो प्रकृति का दूसरा हिस्सा है। जन्म और मृत्यु की तरह, प्रकाश और अंधकार की तरह, सृजन और समाप्ति की तरह। असली खतरा? तो फिर खतरा क्या है? आरव ने पूछा। दूसरे आरव की आंखें गंभीर हो गई। खतरा हम हैं। सभी चौंक गए। हाँ, क्योंकि हर बार जब कोई सभ्यता ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र को रोकने की कोशिश करती है, तब वास्तविकता अस्थिर हो जाती है, और इस बार भी वही हो रहा है। अंतिम गणना। ओरियन ने अचानक नया डेटा प्रस्तुत किया।
उसने दूसरी समय रेखा से आए एस्ट्रा 7 के रिकॉर्ड्स को अपने डेटा से मिलाया। परिणाम देखकर सभी की सांसें रुक गई। दोनों समय रेखाओं के डेटा एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे और पहली बार भविष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक ऐसा भविष्य जिसमें ब्रह्मांड बच सकता था, लेकिन केवल तब जब दोनों एस्ट्रा 7 एक साथ हार्ट के भीतर प्रवेश करें। अंत हार्ट ऑफ क्रिएशन की रोशनी अचानक तेज हो गई। पूरा अंतरिक्ष सुनहरे प्रकाश से भर गया। वॉचर्स ने अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति बना ली। आउटर वॉइड की सेना दरार तक पहुंच चुकी थी। समय समाप्त हो रहा था और तभी हार्ट की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। 2 समय रेखाएं, एक निर्णय, एक नया ब्रह्मांड। हार्ट के केंद्र में अब एक विशाल द्वार खुल चुका था। उस द्वार के भीतर न पृथ्वी थी, न तारे, न आकाशगंगाएं। वहां केवल चमकता हुआ शून्य था, सृष्टि से पहले का शून्य। और ओरियन ने अंतिम चेतावनी दी, 48 आवर्स अंटिल टोटल रियलिटी फेलियर। अब केवल 48 घंटे बचे थे और अगले कदम पर निर्भर था पूरे अस्तित्व का भविष्य। आप अपने पार्ट 18 के अंत में ये ग्रैंड कंक्लूजन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन। और आखिरकार एस्ट्रा 7 की यात्रा समाप्त हो गई। एक ऐसी यात्रा जो अल्फा सेंटरी तक पहुंचने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन जिसने पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिया। आरव, अनाया, ओरियन और उनकी टीम ने समझ लिया था कि ब्रह्मांड केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का समूह नहीं है। ये कहानियों का महासागर है। हर तारा एक कहानी है, हर ग्रह एक संभावना है, हर जीवन एक चमत्कार है। उन्होंने जाना कि डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कभी कभी डर सच्चाई में छिपा होता है और कभी कभी वही सच्चाई हमें सबसे मजबूत बना देती है। वॉचर्स चले गए। प्राचीन संरक्षक फिर से ब्रह्मांड की सीमाओं पर तैनात हो गए। हार्ट ऑफ क्रिएशन स्थिर हो गया और आउटर वॉइड की दरारें हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। एस्ट्रा 7 की पूरी समय रेखा इतिहास से मिट गई। पृथ्वी पर कोई नहीं जानता था कि इन नायकों ने क्या किया। कोई उनकी कहानी नहीं जानता था, कोई उनका नाम नहीं जानता था। लेकिन हर रात जब पृथ्वी के लोग आसमान में तारों को देखते, तो उन तारों की चमक में कहीं न कहीं एस्ट्रा 7 की कहानी जीवित रहती। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। शायद हम इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा छोटी नहीं है, हमारे सपने छोटे नहीं हैं। और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, तब तक नई यात्राएं जन्म लेती रहेंगी, क्योंकि हर तारे के पार एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है और हर रहस्य के पार एक नई कहानी। ये थी द टेरिफाइंग जर्नी टू अल्फा सेंटरी। एक यात्रा जो कभी भुलाई नहीं जाएगी। एक यात्रा जिसने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है इंसान की खोज करने की इच्छा। धन्यवाद। डेंस साइकोलॉजी सब्सक्राइब लाइन। अगर आपको ब्रह्मांड, ब्लैक होल, रहस्यमयी सभ्यताओं और ऐसी रोमांचक अंतरिक्ष यात्राओं की कहानियां पसंद है, तो डेंस साइकोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली यात्रा किस रहस्यमयी दुनिया की होनी चाहिए। मिलते हैं एक नई और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक के लिए आसमान की ओर देखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं।